डॉक्टर साहब, मरीम नवाज़ साहिबा की वापसी और दीगर जो नून लीगी क़यादत है वो भी पाकिस्तान पहुँच रही है। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत की जानिब से बारहा कहा गया कि कानून के मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब की कार्रवाई वापसी के हवाले से जो है वो मामलात तय पाएंगे। तो क्या कोई कानूनी रुकावटें नवाज़ शरीफ साहब की वापसी में अभी मौजूद हैं या मामलात जो हैं वो अफ़ाम मुत्तफ़ीक़ से नहीं हैं? जी, कल तो जो बात की सरफराज भुगटी साहब ने, और उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक जो है वो हो सकता है कि अगर ज़मानत ना हुई तो नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए। उसके ऊपर फिर आज तमाम रोज़ जो है वो मरीम औरंगज़ेब साहिबा और राना सनाउल्लाह साहब। जी राना सनाउल्लाह साहब और बाकी तमाम शख्सियात जो हैं वो बरहम नज़र आई। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बात की थी सरफराज भुगटी साहब ने वो तो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक की थी, वो उससे हट के तो कोई बात नहीं की थी। लेकिन बहरहाल अब यह है कि देखते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो क्या, मरीम नवाज़ साहब वापस आई हैं और वो आज दिन उन्होंने जाती उम्र में गुजारा। कल से वो अपनी गालिबन पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू कर रही हैं और देखना ये है कि अब वो क्या बात करती हैं, मीडिया उनसे क्या सवालात करता है, क्या जवाब देते हैं। वो जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं उन्होंने अपना दौरा थोड़ा सा पाकिस्तान वो बाद में आएंगे, पहले वो लंदन से मेरा ख्याल है कि उम्रे के लिए जा रहे हैं और उम्रा करके फिर वो पाकिस्तान आएंगे। अब 2-4 दिन और उनको बाहर लगेंगे मुल्क से। और इसी दौरान जो है वो ये जो फ़ैसला है फैज़ाबाद धरने वाला, और ये 28 तारीख को इसकी जी। समाअत हो रही है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनको उन्होंने कहा था कि मैं ठीक हूँ अटक के अंदर, लेकिन चूँकि अदालत का फ़ैसला था तो अदालत के फ़ैसले के तहत फिर उनको अभी अडयाला मुंतकिल कर दिया गया और उनको वहाँ पे बी क्लास दी गई है। अटक में बी क्लास नहीं है, अडयाला के अंदर बी क्लास मौजूद है। और बी क्लास की फैसिलिटीज़ में ये है कि एक अलग से कमरा, जी। और उसमें जो है वो एक उस कमरे के अंदर जो है वो टीवी भी है जिसमें सिर्फ सरकारी टीवी आता है, और सरकारी टीवी आता है लेकिन उसके साथ जो पीटीवी होम भी आता है, ठीक है, ठीक यानी है। ख़बरों का भी और दूसरे भी। और उसके अलावा जो है वो उसमें जो अटक में वो बात कर रहे थे कि मुझे बाहर चहलकदमी की इजाज़त दी जाए, तो यहाँ पर जो है वो बाहर एक छोटा सा, जहाँ पे ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये तो एक छोटा सा लॉन सा है बाहर, बागीचा सा, जिसमें वो उनको चहलकदमी की और बाकी मामलात वहाँ पे। लेकिन ये है कि उसमें वहाँ पर बस ये है कि वो दूसरे जो बी क्लास के लोग हैं उनसे इनको अलग रखा जाएगा। मतलब एक ही वक्त में वहाँ पे ऐसी सूरत हाल बनी थी कि वहाँ पे एक ही वक्त में फ़रियाल तालपुर साहबा, शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, जरदारी साहब, ये सारी शख्सियात थी। तो फिर वो ये ज़रूरी था कि ये ज़रूरी होता है कि सबको अलग अलग वहाँ पे जो रूम्स हैं वो एक दूसरे के, यानी आप देख सकते हैं सिंपली सामने। कुछ जगह ऐसी हैं जिसमें वो दूसरा कमरा आपको नज़र आ जाता है लेकिन उससे बात करना या वहाँ तक पहुँचना जो है मुश्किल होता है। तो ये शिफ्ट यहाँ पे कर दी है। एक अर्दली या उनके साथ जिसको कहा जाए कि जो खिदमत गुजार वो अवेलेबल होगा उनके ठीक। पास, और मतलब है कि बेड वगैरह और बाकी सहूलियात जो बी क्लास की हैं वो उनके पास होंगे। और इसमें जो है अब देखना ये है कि ये मामलात जो है ना, डील और बाकी सारे मामलात, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं कि तलखी ख़त्म की जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उसमें कोई ऐसी पेशरफ नहीं है कि किसी को कहा जाए कि कोई डील हो रही है किसी के साथ या कोई समझौता हो रहा है या कोई ऐसे मामलात। आइन और कानून के मुताबिक ही मामलात हो रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें आपको मज़ीद तलखी नज़र आएगी। मज़ीद तलखी तब नज़र आएगी जब बाकी सियासी जमातों के साथ और जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं और जो गंदम, चीनी, आटा, ये डॉलर की स्मगलिंग और ये सारा मीडिया से रिलेटेड शख्सियात, और तो बाकी जो एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड है, और इसमें अदालत से ताल्लुक़ रखती शख्सियात भी आ सकती हैं। जब मैं अदालत से ताल्लुक़ रखती शख्सियात का कह रहा हूँ तो इसमें कोई जज साहबान के मामला भी अच्छा। आ सकते हैं। इसमें जो है ये जो नेक्सिस है कि मुख्तलिफ भारी भरकम शख्सियात जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो उनके साथ वकला, फिर उनके साथ जजेस, फिर कुछ तारीखें किस तारीख को सेट होती रहीं, फिर फैसला, फिर वो, तो मतलब बहुत कुछ ऐसे है जो आने वाले दिनों के अंदर ये मामलात जो हैं इन पे एहतसाब होगा और ये जो है ये मामलात आगे बढ़ेंगे और उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त होती नज़र आएंगी मुल्क में, जो कि जिनका अभी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरफ डायरेक्शन है या जो जहाँ जा रहा है सिलसिला वो सारा ठीक है। इंतखाबात, जमहूरियत अपनी जगह, लेकिन उसके साथ ये एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है वो चल रही है और उसमें अक्रॉस द बोर्ड होना ज़रूरी है।
और इसीलिए आज वजारत इत्तलात की तरफ से ये एक एलामिया जारी हुआ कि तमाम सियासी जमातें जो हैं इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। और वो जो बात थी जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब के हवाले से एक बात वहाँ पे उन्होंने की थी कि -1 वाली बात, उसको आज वजारत इत्तलात की तरफ से बाकायदा रद्द किया गया है। उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन और बाकी काफ़ी उसके ऊपर बात की गई कि कैसे आपने कहा है। तो फिर आज वजारत इत्तलात ने उसकी वजाहत भी की कि तमाम सियासी जमातें, तमाम शख्सियात अगर अदालतें इजाज़त देती हैं तो कोई केयर टेकर सेटअप या कोई भी और फोरम ऐसा नहीं है जो उनको रोके। तो अदालतें ही फैसला करेंगी और अदालतों का ही फैसला जो है वो नवाज शरीफ साहब हों या तहरीक इंसाफ के लोग हों या रहनुमा हों उनको, लेकिन किसी और शख्स को या किसी को और इख्तियार नहीं है इस बात का कि वो ये कहे कि कौन हिस्सा लेगा और कौन हिस्सा नहीं लेगा। ये इख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन अदालतों के पास है और वहीं से फैसले जो भी आएंगे तो उन्हीं का, अगर किसी को रिलीफ मिलता है तो वहीं से रिलीफ मिलेगा, चाहे वो तहरीक इंसाफ के सरबराह हों या नवाज शरीफ साहब हों या कोई और शख्सियत हो। और अगर किसी के ऊपर मामला मज़ीद ख़राब होंगे आने वाले दिनों में तो भी अदालती फैसला। तो अदालत के फैसले जो हैं वो बड़े मुकद्दम हैं और उनका सबको एहतराम करना चाहिए। दूसरी जो बात है वो तो फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए भी ये आने वाले दिन, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ जज साहिबान के हवाले से भी शिकायत हैं, वो क्या बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर, लेकिन ये है कि वो कुछ बुनियादी मामलात अगर उसको डायरेक्शन में डाल दें तो मेरे ख्याल से मुल्क बहुत आगे जाएगा तेज़ी के साथ। ये जो तारिक मसूद साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब के हवाले से ये भी बड़ी तशवीशनाक बात है। ये जो जज साहिबान हैं ये बड़े अपराइट, यानी इनकी अगर आम पूछे ना तो इनके जो इनके सामने चाहे इनके अगेंस्ट फैसला आया हो वकला का, लेकिन वो भी इनकी तारीफ़ करते हैं। वो भी तारीफ़ करते हैं कि ये बड़े अपराइट जजेस हैं, ठीक है। तो सबकी करते हैं लेकिन कुछ जजेस की तो ख़ास तौर पे करते हैं। तो ये जो मामलात हैं कि जी फ़ोन किया, कैसे फ़ोन किया बंदयाल साहब ने, क्या हुआ, फिर वो, तो ये इसको मेरे ख्याल से फ़ाइज़ ईसा साहब अपने ख़ुद ही वो देखें और हमें एतमाद होना चाहिए अपनी अदालतों के ऊपर। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात तो ये अभी फ़ैसलों के दिन है, बड़े अहम फ़ैसले, गिरफ्तारियाँ, पकड़ धकड़ और मामलात सारे, दरमियान में ये जो है वो डेंगू के भी केसेस बढ़ रहे हैं या शुब चशम के इश्यूज़ भी खड़े हो रहे हैं। ये ज़ाहिर है कि ये वो है जो जिनको आप काउंट नहीं कर रहे होते लेकिन अचानक प्रॉब्लम सामने आ जाती है। डायरेक्शन ठीक है, अल्लाह ताला बस ये जो मुख्तलिफ बहरान है, अदम इस्तेकाम बहरान, उनसे निकाले मुल्क को जल्दी। लेकिन ये एहतसाब वाला मामला, और एहतसाब ये सियासी एहतसाब नहीं हो रहा, असल में ये हो रहा है कि जो डॉलर कैसे स्मगल होते हैं, वो डॉलर की स्मगलिंग में सियासी लोग निकलाएँ या कोई ब्यूरोक्रेट निकलाएँ या कोई बिजनेसमैन निकलाएँ तो या किसी और अदारे के लोग भी निकलाएँ, इस्टेब्लिशमेंट के लोग निकलाएँ, तो सबको पकड़ के एक ही दफ़ा जो है ना वो सीधा करना ज़रूरी था कि ये स्मगलिंग और ये सारे गंदम और ये चीनी और ये सारे मामला जो हैं ये रुके, और ये मेरे ख्याल से ठीक हो रहा है, अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है तो ये हमें 2-3 दिन 4 दिनों में देखना है कि बयानिया तो देखें इकॉनमी पे होना चाहिए, बयानिया तो लोगों के मसाइल के हल के लिए होना चाहिए, बयानिया या फिर नज़रियात पे होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए कि जी कोई जैसे टोरी पार्टी है या लेबर पार्टी है, रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, या इस तरह दुनिया भर में जैसे होता है। तो ये तो बयानिया जो है कि गालियाँ देने वाला बयानिया है ना, ये तो बयानिया होते ही नहीं किसी मुल्क में भी, किसी दुनिया में कहीं नहीं होते जमहूरियत में कि ज़्यादा गालियाँ कौन देगा, कम गालियाँ कौन देगा, आपस में लड़ाई हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये बयानिया अब नहीं चलेंगे और आवाम के लिए एक अच्छा प्लान लेके सब सियासी जमातों को आना चाहिए, उतरना चाहिए इंतखाबात के मैदान में। तो क्योंकि गालियाँ वालियाँ देने से तलखियाँ ही पैदा होती हैं ना लोगों के दरमियान, अदारों के दरमियान, अवाम में, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, बताएंगे ये बिजली का मसला कैसे हल होगा, पेट्रोल की कीमतें कैसे काबू आएंगी, खारिजा पॉलिसी, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अच्छा, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात मैं यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझता हूँ कहना, वो ये है कि जो इसराइल और सऊदी अरेबिया का मामला चल रहा है। अच्छा, ये जो मामला है ये ध्यान में रखें कि ये अब्राहम एकॉर्ड्स नहीं है। जो अब्राहम एकॉर्ड्स हुए थे ट्रंप के दौर में, ये वो नहीं है। ये पहली बात तो ये जहन में रखी जाए, ये वो मुआहदा नहीं है जो मुआहदे ट्रंप दौर में हुए थे। ये वो मुआहदा भी नहीं है जो कि ओस्लो में हुआ था। ओस्लो में 2 मुआहदे हुए थे ना, एक 93 में हुआ था, एक 95 में हुआ था, और वो ओस्लो के मुआहदे भी नाकाम हो गए थे। अच्छा, मैं ज़रा इसको सादा से अल्फाज में इसको बताता हूँ। देखें, इस तरह से है कि इसराइल का तो वजूद आया ना 48 के अंदर, 1948 में इसराइल जो है वो 48, और 48 में ही अरबों के साथ जंग हो गई, और उसके नतीजे में ये हुआ कि जो यरूशलेम का शहर है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो उससे पहले यरूशलेम एक था,
यरूशलेम दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक मगरबी यरूशलेम और एक मशरकी यरूशलेम। अच्छा, पहले तो यरूशलेम पे बात करते हैं ना ज़रा। यरूशलेम जो है वो उस पर बात करें तो जो मशरकी यरूशलेम है वो चला गया उसके जो तमाम तर उसको जो देखना था, उसके मामलात कौन डील कर रहा था, वो जॉर्डन कर रहा था। ठीक है, ठीक है ना, ईस्ट यरूशलेम जिसको ओल्ड सिटी कहते हैं। और दूसरा जो है वो है मगरबी यरूशलेम। अच्छा, मगरबी यरूशलेम वो है जहां पर तल अवीव है, तल अवीव वहां पे। और जो मशरकी यरूशलेम है, इसको यहां पर तमाम मुकद्दस मकामात हैं तीनों मज़ाहिब के। जी। यानी अगर हम कहें कि मस्जिद अक्सा कहें तो मशरकी यरूशलेम में, अगर हम कहें कि जी ये जो है ये जो इनका हैकल सुलेमानी की जो दीवार बची हुई है, एक मगरबी दीवार जिसको कहते हैं वेस्टर्न वॉल, दीवार गरिया, जी। तो ये दुनिया में जो यहूदी हैं उनके लिए सबसे बड़ी जगह है, क्योंकि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो दूसरा हैकल जो बाद में तबाह हो गया, लेकिन उसकी एक दीवार बच गई जहाँ पे यहूदी जो है वो रोते नजर आते हैं। तो ये यहूदियों का सबसे मुकद्दस मकाम है। ये भी मशरकी हिस्से में, शहर के दो हिस्से हैं, दो में डिवाइड हो गया 48 के अंदर। अच्छा, अब ये हुआ कि जो इसी तरह से वो जो टेम्पल ऑफ रिसरेक्शन है वो दुनिया भर में ईसाइयों का सबसे मुकद्दस मकाम है। सबसे, वेटिकन नहीं, ये मकाम सबसे मुकद्दस है जो कि टेम्पल ऑफ रिसरेक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है। और ये जो टेम्पल ऑफ रिसरेक्शन है ये वो जगह है जहां पर रिसरेक्शन भी हुई थी ईसाई मजहब के मुताबिक और क्रूसिफिकेशन भी हुई थी। इसमें दो पॉइंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, एक वो जगह है इसी चर्च में, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो मस्जिद अक्सा है ना, और मस्जिद अक्सा और टेम्पल ऑफ डूम है जो कि बाद में तामीर हुआ, जो कि एक गुंबद है और कुतुब वगैरह जो हम बात कर चुके हैं, जिसके 4 दीवारी और मुसलमानों की जगह है। तो मुसलमानों की वो जगह है, वो मशरकी यरूशलेम में है। ठीक है। जो ईसाइयों की जगह, जो मसीह बरादरी की जगह है सबसे मुकद्दस, अच्छा यहूदियों का भी हमने जिक्र कर लिया, वो भी जो जहाँ हैकल है, हैकल की दीवार है, और जहाँ उन्होंने तीसरा हैकल तामीर करना है वो भी यहीं पे है। और फिर उसके बाद जो ईसाई मजहब या मसीही हैं उनकी जो सबसे मुकद्दस मकाम है जो कि चर्च ऑफ रिसरेक्शन है, वो भी यहीं पे है। अच्छा, मशरकी यरूशलेम में वो जो चर्च है, ये वो चर्च है जिसमें दोनों जगह हैं, यानी वो जगह जहां पर ये जो जिसको होली वीक कहते हैं, एक पूरा हफ्ता होता है जो कि मुकद्दस तरीन, अगर आप समझें कि मसीही कौम के लिए कोई तो उनके लिए जो मुकद्दस तरीन त्यौहार कहा जाए या जो भी, तो वो जो है ये पूरा एक हफ्ता होता है। अच्छा, इसका आगाज़ होता है उस संडे से जिस संडे को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दाखिल हुए थे, और इसका इख्तिताम होता है जाके उस दिन जिस दिन हज़रत ईसा, अच्छा बीच में एक बुध का दिन भी आता है जिसको जब धोखा दिया गया था उनको उनके साथियों हवारियों की तरफ से, उसको वो बुध का दिन था, तो वो बिट्रेयल ऑफ, वो पूरा एक हफ्ता है।